सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और बेटा कोरोना काल में सभी अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें। बेटा कल हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आज हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। आगे कल रिएक्शन हम पढ़ चुके थे मेटल ऑक्साइड की क्रिया। जब किसी भी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, किसकी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करते हैं, अम्ल के साथ करते हैं, तब लवण बनना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है बेटा, वो आती है हमारी अधात्विक ऑक्साइड। देखो कल हमने पढ़ा था CuO और MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये दोनों कैसे हैं, धात्विक। अब अधात्विक यानी कॉपर क्या हमारी धातु है, Mg क्या है हमारी अधातु है यानी। अब यहाँ पर यदि हम देखें बेटा तो अधात्विक ऑक्साइड का मतलब जिसमें मेटल्स ना हो। तो यदि हम देखें जरा अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, क्षार के साथ। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारा अधात्विक ऑक्साइड है, और इसकी क्रिया यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ कराएं तब कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। क्लियर है। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, और जबकि कल आपने पढ़ा था धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। क्लियर। नेक्स्ट जलीय विलयन। यदि अम्ल और क्षार का हम जलीय विलयन लें तो ये मैं परिभाषा में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और उसका हम जलीय विलयन लें तो जो अम्ल का जलीय विलयन होगा तो अम्ल क्या करता है जलीय विलयन में, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यदि हाइड्रोजन आयन देता है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय, और यदि OH आयन देता है तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय, ठीक है। तो जो जल की उपस्थिति होती है, किसकी उपस्थिति होती है, जल की उपस्थिति होती है, वो केवल ये बताती है कि इसमें हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन। यदि हाइड्रोजन आयन आते हैं तब क्या बन जाता है हमारा, तब बन जाता है हमारा अम्लीय नेचर हो जाती है, और यदि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं तो क्या प्रदर्शितता हमारी क्षारीय नेचर होती है। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसी तरह नेक्स्ट है आपका जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाता रहना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। देखो इसमें एक चीज़ होती है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। देखो एक बीकर, हमने ये सपोज करो हमने यहाँ पर क्या करा, बीकर ले लिया। क्या करा हमने, बीकर ले लिया, और बीकर लेने के बाद में जो था हमने यहाँ पर ये बीकर लिया, ये हमने बीकर लिया। इन बीकर में आपने देखा होगा, सपोज करो यदि हम पहले क्या डाल दें, एसिड डाल दें। A और B ये दो बीकर ले लिए मैंने, ठीक है। A बीकर में पहले मैंने क्या डाल दिया, एसिड। क्या डाल दिया, एसिड। और B बीकर में पहले मैंने डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया बेटा, वाटर। अब इसमें जब मैंने एसिड डाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि एसिड कैसा होता है, गर्म। कभी कभी तो यदि मैं कांच के बीकर में एसिड डालूंगा तो वो पहले ही चिटक जाएगा, चटक सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। और उसमें भी यदि मैं अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्या डालूं, ऊपर से वाटर डालूं। क्या डालूं, वाटर। तो जो एसिड है वो पहले ही एक्जोथर्मिक है, उसमें से हीट तो पहले ही निकलती है, वो ज्वलनशील तो पहले ही होता है, और जैसे ही हम वाटर डालें तो एक्सप्लोजन हो सकता है।
इसलिए ये फिनोमेना तो क्या होता है हमारा, गलत होता है। तरीका क्या होता है कि जो कांच का बीकर लेते हैं हम, उसमें पहले क्या ले लें, वाटर ले लें, और वाटर लेने के बाद में उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्या डालें, हम एसिड डालें, और इस बीकर को क्या करते रहें, हम सेक करते रहें, यानी हिलाते रहें। क्या करते रहें, हिलाते रहें। आपने देखेंगे कि बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा। बीकर क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऊर्जा जो होती है वो निकलती है। दो चीज़ें होती हैं, रिएक्शन जो होती है बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक होती है, कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और एक जो होती है एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिस्ट। आप रेलवे स्टेशन पर बस पर गए होंगे तो आपने देखा होगा एग्जिस्ट लिखा हुआ होता है, यानी एग्जिस्ट मीन्स बाहर निकलना, एक्सो मीन्स बाहर निकलना। तो जो ऊर्जा निकलती है जिन रिएक्शंस में वो कहलाती है एक्सोथर्मिक, और जिन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा दी जाती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडो मीन्स इन, लेना। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें ऊर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एसिड वाली है। एसिड को अगर आप डायरेक्ट बीकर में लोगे तो वो चटक भी जाता है। कभी कभी आपने ये चीज़ देख ली होगी, मैं उदाहरण बताता हूँ कि जैसे गर्म चाय को कप में करते हो तो कप चटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन, गीला कप जो होता है वो क्या होता है, कप है, कप में अगर गर्म चाय डालो या ग्लास में कांच के में गर्म चाय डालो तो कभी कभी चटक जाता है। क्यों चटक जाता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण। और यही चीज़ यदि हम पहले उस बीकर में वाटर ले लें और फिर आप उसमें एसिड डालो और उसे सेक करते रहें तो उसमें से हीट तो निकलेगी, लेकिन उस हीट को वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसके कारण एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इससे बहुत अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा, और यदि किसी बच्चे की समझ में ना आया हो तो वो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद जरूर करना है बेटा, है ना। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या आता है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। मैंने आपको उसका रीजन ये बता दिया। क्या होता है कि यदि पहले अम्ल लेंगे और उसमें वाटर डालेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। और यदि पहले जल लेंगे और उसमें बाद में अम्ल डालेंगे और धीरे धीरे उसे सेक करते रहेंगे तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। यही कारण है कि अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल को मिलाना, यही कारण है कि अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है आपका। नेक्स्ट आपकी ये आती है अम्ल की क्रियाएं, करा चुके हैं। इसमें शॉर्ट में मैंने आपको लिख के पीपीटी बना दी है कि अम्ल की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और क्षारक की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बेटा, और इधर जब धातु को बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। इधर क्षार के साथ करते हैं तो लवण और जल बनता है। धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया नहीं होती। इसी तरह से क्षार की क्रियाएं शॉर्ट में दिखाई गई हैं। क्षार की क्रिया में क्या होता है, क्षार की क्रिया भी जब धातु के साथ करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती। अम्ल के साथ करते हैं लवण जल बनता है। धातु कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं होती। अधात्विक ऑक्साइड के साथ लवण तथा जल बनता है। यानी ये मैंने जो अम्ल और क्षारक की क्रियाएं आपको शॉर्ट में ये करके बता दी कि इसकी क्रिया से ये चीज़ बनती है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब ये देखें अम्ल व क्षार में समानताएं क्या होती हैं।
अम्लों व क्षारों में समान क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं? सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं? OH आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? OH आयन उत्पन्न करते हैं। अब देखो बेटा, आपने वाटर देखा है, क्या है? वाटर। जब H2, वाटर का सूत्र क्या होता है? H2O। और जब ये अपने आयंस में टूटता है, देखो बेटा, जब ये अपने आयंस में क्या करता है? टूटता है। देखें इसमें जगह होती है तो मैं बताता हूँ आपको, है H2O। देखें यहाँ पर ध्यान देंगे, H2O। और जब ये अपने आयंस में टूटता है तो ये H पॉजिटिव आयन प्लस OH निगेटिव आयन बनाता है। यानी जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और जब ये अपने आयंस में टूटता है तो ये H पॉजिटिव आयन प्लस OH निगेटिव आयन बनाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसीलिए वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ना अम्ल की तरह कार्य करता है और ना ही क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो वाटर क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन हो गया, एक हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, दोनों बराबर हो गए। और जब दोनों बराबर हो गए तो कैसा हो गया? ये उदासीन। कैसा हो गया बेटा? उदासीन। इसलिए जल कैसा होता है? ध्यान रखना, हमेशा उदासीन होता है। दूसरा, जैसे अब हम बात करते हैं, कोई भी चीज लें, HCl है सपोज करो, HCl को हम वाटर में मिला दें तो उसके हाइड्रोजन आयन उसके क्लोराइड आयन बन जाते हैं। यदि देखो क्या होता है बेटा, H2O प्लस HCl। ठीक है, ये H2O तो जो होता है बेटा, ये H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन में टूटता है। किसमें टूटता है? OH निगेटिव आयन। और ये जो HCl होता है ये किसमें टूटता है? H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन में टूटता है। तो देखिए बेटा, ये OH और ये H आपस में क्रिया कर लेते हैं और ये H और ये Cl आपस में क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब होता क्या है कि जैसे हमारा H2O है और H2O में हम H2O मिलाएं, H2O में हम H2O मिलाएं, तब देखें बेटा क्या बन जाएगा कि ये जो H2O है ये किस में टूट जाएगा? अपना H पॉजिटिव आयन में और OH निगेटिव आयन में। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन H2O से क्रिया क्या बना लेते हैं? करके बना लेते हैं H3O पॉजिटिव आयन, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसे हम? हाइड्रोनियम। रब करके द्वारा लिख देता हूँ। इसे क्या कहते हैं? हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसे? H3O को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए, अब एक वाटर तो क्या हुआ? एक वाटर तो एसिड बेस की तरह कार्य करेगा, ये अपने आयन में टूट जाएगा, तो जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो वाटर से, इसलिए क्या कह सकते हैं सर? वाटर कैसा है? न्यूट्रल है। वाटर कैसा है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल के साथ साथ ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। प्रबलता क्या होती है कि ये जो होती है, जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं हमारे H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं हमारे OH निगेटिव आयन। तो जितनी इनकी संख्या होती है उस संख्या पर इनकी प्रबलता डिपेंड करती है। ठीक है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, सार्वभौमिक सूचक जो होता है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को प्रदर्शित करता है। देखिए जो सूचक होते हैं, कल आपने सूचक पहले उसमें पढ़ाया था, मैंने पहले लेक्चर में, इससे पहले जब पढ़ाया था तो सूचक को आपको बताया था मैंने कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में मिलाने पर उसमें अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को बताते हैं।
अब इसके द्वारा एक आती है जो हाइड्रोजन आयन वाली कहानी आती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे करते हैं हम पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल जो होता है इसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या होता है पीएच स्केल? किसी भी आयन में, किसी भी विलयन, जो कोई भी विलयन होता है उस विलयन में जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए दिया गया है। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच स्केल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक खाना बनाओ एक चीज़ होती है, इसमें एक लाइन होती है सीधी सीधी, और इसमें होता ये बेटा, ये एक स्केल होता है, मिडिल में यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक 14 पॉइंट होते हैं, यानी यहाँ 7 पर 7 होते हैं। ये 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके कैसा होता है 14 तक होता है। देखें 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ तक होता है 14 तक होता है। ये जो 14 तक स्केल होता है, इस स्केल में होता क्या है कि जो 7 वाला पॉइंट होता है ये तो होता है हमारा न्यूट्रल, pH = 7, pH कितनी आ जाए 7, तो ये तो होता है हमारा न्यूट्रल। और इससे ऊपर ये होता है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्षारीय, कैसा होता है क्षारीय। और ये हमारा कैसा होता है फिर अम्लीय होता है, कैसा होता है अम्लीय। यानी 8 से ऊपर 8 8 9 10 11 12 13 14 वाला सबसे अधिक क्षारीय होता है, और 0 वाला इधर सबसे अधिक अम्लीय होता है। ये होता है हमारा पीएच स्केल। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पीएच स्ट्रिप आती है, ठीक है। जो स्ट्रिप आती है और उस स्ट्रिप में पूरे खाने बने होते हैं। जैसे अब कोई एसिड है, सपोज करो हमारे पास 2 एसिड दे दिए, H2SO4 दे दिया और क्या दे दिया HCl, उसे हमने क्या करा इस स्ट्रिप में डिप किया। तो यदि सपोज करो H2SO4 का कलर 0 के समान हो गया, तो H2SO4 की अम्लीयता कितनी हो गई 0, यानी वो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया। और HCl की सपोज करो कितनी आई 3, तो H2SO4 से कम अम्लीय हो गया, ठीक है। तो इससे ये चीज़ ज्ञात करती है, यानी हाइड्रोजन। इससे जो होता है प्रबल और दुर्बल अम्ल की पहचान होती है, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया गया है, ध्यान दें, CH3COOH, H2CO3, और इधर दिखाया गया HCl H2SO4 HNO3। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन की मात्रा किसमें ज़्यादा हुई, HCl H2SO4 और HNO3 में। यानी जो pH मान होगा वो किसका ज़्यादा होगा, HCl H2SO4 और HNO3 का। और जो CH3COOH H2CO3 है इसका pH मान कम हो, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखें जो दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का मान जितना कम होगा वह दुर्बल क्षार होगा, जितना ज़्यादा होगा प्रबल क्षार होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। जो पौधे और पशु होते हैं उनका पीएच जो होता है वो बहुत अधिक संवेदनशील होता है, लेकिन हमारे शरीर का जो पीएच लेवल होता है वो 7 से 7.8 के मध्य होता है, क्लियर। और जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान 5.6 होता है लगभग, और जब इससे कम हो जाए 5.6 से कम हो जाता है तब उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तब उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आज बेटा यहीं तक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट डिस्कस जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।